हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, मैं आशीष ई एकेडमी की तरफ से। हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे। तकनीकी खराबियों की वजह से मैं कल आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन पढ़ रहे थे। ठीक, जिसके अंतर्गत हमने लगभग उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का जो विभाजन है, वर्गीकरण है। किसके आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण से मतलब क्या है? प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? मतलब सांस, जो हम सांस कह रहे हैं, प्राणवायु का यहाँ पे तात्पर्य है सांस से है। प्राणवायु लेके चलेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आप सांस लेके चलेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सांस निकलने के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पे दो वर्गीकरण किए गए हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। अल्प मतलब क्या है? अल्प मतलब जिसमें कम सांस निकल रही हो। ठीक है, मैं वायु या हवा बोलूं तो उससे आपको स्पष्ट नहीं होगा, तो सांस इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कम सांस जिसमें निकल रही हो। तो सांस का कम निकलना अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, सांस का कम निकलना अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से समझिएगा। महाप्राण की अगर बात करें तो लिखा है महा, मतलब जिसमें सांस अधिक निकल रही है। तो सांस का अधिक निकलना, सांस का अधिक निकलना क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। सांस का अधिक निकलना आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे हम बोलते हैं क ख क ख ग घ क ख ग घ अंग, क ख क ख क ख ग घ क ख ग घ। ठीक, तो जैसे ही आप ये करेंगे, खुद से करके देखिए, क ख क ख च छ च छ ज झ। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि जैसे मैंने का बोला और का के बाद जैसे ही मैं खा बोल रहा हूं तो मेरी जो वायु है, सांस है, वो खा बोलने में ज़्यादा निकल रही है। और फिर जैसे मैं गा में पहुंच रहा हूं तो पुनः मेरी वायु कम हो रही है, सांस कम हो रही है, और घा में पहुंचते ही पुनः अधिक हो रही है। क्या हो रही है? अधिक हो रही है। ठीक, तो क ख ग घ अंग, क ख ऐसे च छ ज झ च छ ट ठ ट ठ। देखिए ट और ठ में और क्लियर हो रहा है। ट ठ ड ढ ड ढ ड ढ। तो जो वर्ग हमने पढ़ा था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे आपके किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, तो अगर आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं। ठीक, पर प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे आपको कह दें ख, ठीक है, घ, ठीक, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध। ठीक है, तो ये सारे आपके काहे में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे किस में आ जाएंगे? आपके महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक,
अब आप जैसे ही आप उच्चारित करिए क, ग, अंग, अगर आपको क्लियर ही करना है, क, ग, अंग, आपकी स्वर में जो उच्चरित हो रहे हैं, स्वर जो बाहर निकल रहा है, आपकी जो सांस बाहर निकल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क, ग, अंग, च, ज, इया, च, ज, इया, कोई अंतर नहीं है। जैसे ही आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप अल्प प्राण का उच्चारण कर रहे हैं। किसका उच्चारण कर रहे हैं? अल्प प्राण का। ऐसे जहां पे आपने बोला क, ख, ग, घ, तो आपको थोड़ी मूवमेंट ऊपर नीचे समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही? थोड़ी मूवमेंट ऊपर नीचे समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो सामने जो रिकॉर्डर लगा हुआ है, तो जैसे ही मेरी आवाज बाहर आती है, व्यक्ति जैसे ही मैं करता हूं तो ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे क, ख, ग, घ, ठीक, तो इस आधार पे होगा। ठीक है, तो आप खुद करके देखिए, त, द, न, त, द, न, त, द, न, प, ब, म, प, ब, म, प, ब, म, कोई अंतर नहीं है। इसलिए वो किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, किस में आ जाएगा? आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। अगर पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आ जाएंगे तो पहले वर्ग में भी 5 है, दूसरे वर्ग में भी 5 है और तीसरे वर्ग में भी 5 है। मैं यहाँ पे किस वर्ग की बात कर रहा हूं? जो का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग से अगर आप 5-5, मतलब प्रत्येक वर्ग से अगर आप एक एक ले रहे हैं, इस वर्ग से आपने लिया, ठीक है, कितने? 3। इस वर्ग से आपने लिया कितने? 3। ठीक है, प्रत्येक वर्ग से अगर आपने 3 लिया और टोटल वर्गों की संख्या 5 है, तो ये कितने हो गए? टोटल हो गए 15 हो गए। 5 तिहाई 15 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतस्थ की और ऊष्म की। मैंने आपसे बताया था कि अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। ठीक है, तो ऊष्म क्या है? ऊष्म का मतलब सलजम, सा षटकोण। ठीक है, तो ये जो सा सलजम है, सा षटकोण है, ये आपका कहाँ आएगा? ठीक है, तो सा सलजम सा षटकोण आप बोलिए, सा और या बोलिए, या र ला व, या र ला व, या र ला व, सा। तो किसमें आपकी सांस ज्यादा निकल रही है? निश्चित तौर पे आपकी सांस किसमें ज्यादा निकल रही है? महाप्राण में निकल रही है। तो ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। तो इसमें सभी ऊष्म व्यंजन, जिस ऊष्म व्यंजनों की हमने बात की थी, सा सलजम, सा षटकोण, सा समय, ठीक है, और हा, देखिए हवा ज्यादा निकल रही, सांस ज्यादा निकल रही है। तो महाप्राण का मतलब ही होता है, सॉरी, वायु का ज्यादा, सांस का ज्यादा निकलना। ठीक, आप बोल रहे हैं या क, रा ग, सेम टू सेम उच्चारण है, उच्चारण में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन जिसे हम या, रा, ला, वा के नाम से जानते हैं, वो किस में आ जाएगा? आपके अल्प प्राण में आ जाएगा। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इन्हीं अंतस्थ व्यंजन के बीच में आज हम मुख्य रूप से 2 को पढ़ेंगे, जो अर्धस्वर हैं। ठीक है, या और वा अर्धस्वर हैं, तो उनके संदर्भ में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें तो 15 और ये 4, तो कितने हो गए? 19 हो गए। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई आपकी? 19 हो गई। ठीक है, और महाप्राण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग से 2 अगर लेंगे हम, 5 वर्ग हैं, तो कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और 10 और ये 4 मिला के आपके 14, 10 4 14 हो गए आपके अल्प प्राण और महाप्राण। फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जैसे आप
पढ़ रहे हैं क ख ग घ, अब वहीं पे क ग अंगा, क ग अंगा, क ग अंगा, बोल के देखिए, खुद करके देखिए, ठीक है, खुद से करिए आप, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। बोल के देखिए क ग अंगा, क ग अंगा, क ग अंगा, ठीक है। और जैसे ही आप बोलेंगे अब क ख ग घ, यहां पे ऐसे हाथ लाइए, क ख क ख क ख, ऐसे भी करके देख सकते हैं। अगर आप यहां पे हाथ लाएंगे तो का में जब आप का बोलेंगे तो आपकी सांस जो है आपके हाथों को कम टच करेगी, या हो सकता है टच ही ना करे, क ख ग घ। अब आप देखिए, निश्चित तौर पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अल्पप्राण महाप्राण में दिक्कत होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारी मातृभाषा मदर टंग बेहद मनोवैज्ञानिक है, और इसी आधार पे अगर आप ऐसे हाथ रखें और ऐसे कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे चा छ जा झा, आपको सांस की मात्रा ही आपके हाथ में बता देगी कि कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे इनकी डिफिनीशन समझिए, और डेफिनेशन के आधार पे आप अपना आंसर बताइए। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कह देते हैं सघोष, और दूसरे कह देते हैं अघोष। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं अगर क्लासेस ले रहा हूं तो मैं किसी एक टॉपिक की चर्चा नहीं करूंगा कि आज मैं सघोष और अघोष पढ़ा रहा हूं, सिर्फ सघोष और अघोष की। यहाँ पे अगर आप उपसर्ग की बात करें तो सा लगा हुआ है, सा का मतलब ही होता है, सा उपसर्ग का मतलब ही होता है सा माने साथ में या समान, ठीक है। और यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ का मतलब ही होता है नहीं या निषेध, ठीक है। तो जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, नहीं होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष हो जाएगा, और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है घोषत्व के आधार पे, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो आपका हो जाएगा सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन की बात कैसे कर रहा है। हमारी जो वोकल कैब होती है, ठीक है, वोकल कैब होती हैं, उनमें कंपन के आधार पे, उनमें जो कंपन हो रहा है, ठीक है। जैसे पुरुष और महिलाएं दोनों के, नर और मादा के ध्वनि में अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि जो महिलाओं की वोकल कैप्स होती है पतली होती है, मतलब उसका आयतन जो एरिया होता है वो कम होता है। जब उसका आयतन या एरिया कम होता है तो जैसे ही मूवमेंट होती है, ध्वनि उच्चारित होती है, तो उसे स्पेस कम मिलता है। अगर आप साइंस की भाषा में जाएं, उसे स्पेस आयतन कम मिलेगा। तो वो मान लीजिए ये हमारी वोकल कैब है, तो ऐसे टक्कर मार के वो वापस जल्दी आ रही है, तो जल्दी जल्दी उसको टक्कर मार रही है, तो जल्दी जल्दी टक्कर मार रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो अधिक है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी उसकी जल्दी जल्दी है, तीव्र है, अधिक है। और उसकी तरंग दैर्घ्य की मात्रा, जब कभी हम मैप बनाते हैं, ऐसे तरंग दैर्घ्य बनाते हैं, दो श्रृंग अथवा गर्त बिंदुओं के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य पढ़ते आए हैं, ठीक है। स्कूल में हम शुरू से ये पढ़ते आए कि दो श्रृंग अथवा गर्त बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक, हम हिंदी पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो तरंग दैर्घ्य उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक हो जाएगी। जब फ्रिक्वेंसी अधिक हो जाती है, इसीलिए जो मादा होती है, मतलब कि महिलाएं होती हैं, उनकी जो ध्वनि होती है वो पतली होती है, जबकि पुरुष की ध्वनि मोटी होती है, क्योंकि उनका एरिया, वोकल कैप का एरिया जो होता है अधिक होता है, ठीक। तो इसके आधार पे हम ये देखते हैं कि स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, ठीक है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन जो उत्पन्न होता है उसके आधार पे इसका भी हम बोल के उच्चरित करके देखेंगे, ठीक है। बिना उच्चरित किए हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है, ठीक। जैसे हमने सबसे शुरुआत ही की क ख, क यहाँ पे रख लीजिए हाथ, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क और ख जब आप बोलते हैं, और ग घ
अंगा। मूवमेंट आप बंद कर दीजिए, एकदम अपने शरीर को शांत रखिए और यहाँ पे हाथ रखिए और बोलिए क ख ग घ अंगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि गा घा और अंगा जब आप बोलते हैं तो आपके स्वर तंत्रियों में क और खा की अपेक्षा ज्यादा मूवमेंट होती है। जैसे आप करिए क ख ग घ अंगा, ग घ अंगा। आपको यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट समझ में आएगी, क ख ग घ अंगा, ठीक है, ग घ अंगा, ग घ अंगा। बल्कि आपको ये प्रतीत होगा, ऐसा होता नहीं है कि नाक से भी आवाज आ रही है, ठीक, नाक से भी आवाज आ रही है, वो आवाज नाक से नहीं आ रही, मूवमेंट नाक में, ध्वनि का उच्चारण नाक से नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक, कि ध्वनि से उच्चारण इनका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो जैसे ही आप कह रहे हैं क ख क ख ग घ अंगा, तो जो आपको नाक से, नासिका से महसूस हो रहा है, वो नासिका से ना होके वो आपके स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, ठीक है। जैसे क ख क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, च छ जा झा इया, च छ जा झा इया, च छ जा झा इया, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का आपके तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, ठीक। और इसीलिए मैंने आपसे नहीं बताया था, जब मैं स्वर पढ़ा रहा था तो स्वर के संदर्भ में मैंने आपसे नहीं बताया था कि स्वर सघोष होते हैं, अघोष होते हैं। तो निश्चित तौर पे आप ये बताइए, सारे स्वर, ठीक है ना, सारे स्वर सघोष ही होंगे। आ, ई, उ, ए, लगातार ये मूवमेंट यहां हो रही है। जबकि आपका, जैसे आप बोल रहे हैं क, ख, ग, आ, ई, उ, ई, ए, तो ये मूवमेंट हमारे लगातार हो रही है, ठीक है ना। तो जो स्वर तंत्रियों में कंपन, हमको इसी आधार पर समझ में आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इससे क्या होगा? स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, ठीक। और सारे स्वर भी सघोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक। अब हम करते हैं अंतस्थ की और ऊष्म की, ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे। अंतस्थ और ऊष्म का हम क्लियर करते हैं। या सा, या सा, या सा, या सा, या सा। आपके सिर में झंझनाहट, जैसे ओम बोलने में आपके सिर में झंझनाहट होती है, ओम का जब आप उच्चारण करते हैं तो दोनों शब्दों को बोलने के बाद आपको किसमें यह एहसास हो रहा है कि इसमें हमारे सिर में झंझनाहट हो रही है? य सा, य सा। निश्चित तौर पे आपके या में हो रही है। किसमें हो रही है? या में हो रही है। अब दूसरा ले लीजिए, र र र सा, र सा, र सा, र सा, र सा, ठीक। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि जो आपका सघोष होता है उसमें अंतस्थ भी शामिल होते हैं। उसमें अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी शामिल होते हैं, ठीक है। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके कैसे होते हैं? अघोष होते हैं, ठीक है। चीजों को रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे, आप उच्चारण करके देखिए, प्रैक्टिस करने से चीजें आएंगी। आप उच्चारण करिए, मैं बोल रहा हूं तो आप उसके साथ उच्चारण करिए, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। इसको रटने की आवश्यकता नहीं कि आप रट के जा रहे हैं, पेपर से पहले देख के जा रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप इसको उच्चारित करिए, मेरे साथ ही करिए, ठीक। इसके साथ आप अगर बात करें तो हमने अघोष देखा, अघोष जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ड और रा की। ड जो द्विगुण व्यंजन है, ड ड़, ड ड़, ड ड़, ड ड़, ड ड़, ड ड़। तो इसमें क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो ये क्या हो गए? द्विगुण व्यंजन भी क्या होंगे आपके? क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। अब आप एक शब्द देखिए, ह।
जब सुबह सुबह आप कभी अगर बाहर निकले, अगर आपकी आदत हो सुबह में जगने की, ठीक, तो बाहर देखेंगे तो ग्राउंड में, मैदान में जो बुजुर्ग होते हैं वो हा 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 ऐसे करते रहते हैं। इससे करने में अभी जो मैंने किया उससे किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, किस वर्ण का उच्चारण, किस अक्षर का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, हा 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 हा। वो क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ अपने स्वर तंत्रियों में यहाँ कंपन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिससे फेफड़े स्वच्छ रहें, ठीक है। तो हा कहाँ आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपन करने के लिए ही तो हा का उच्चारण हो रहा है, हा कर रहे हैं और इससे हा निकल रहा है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया यहाँ पे? आप क्या आ गया? हा आ गया, ठीक। अब जब कभी भी आपसे पेपर में अगर पूछता है कि हा का उच्चारण सघोष, हा सघोष है या अघोष है, हा सघोष है या अघोष है, तो आप क्या करेंगे? हा उसी समय करके क्लियर कर लीजिएगा, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण और साथ में प्राणवायु के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण हमने देखा, ठीक। व्यंजन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ चीजें जो बची हुई हैं जो मैंने आपसे इसीलिए नहीं बताया था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अच्छा, हा इसको काकल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल वर्ण भी कहते हैं। मुझे अभी ध्यान आ गया तो मैं कहा कि आपसे चर्चा कर लेता हूं। चलिए, काकल वर्ण क्या कहते हैं? काकल वर्ण, ठीक है, ये हा को ही बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता होगा काकल, ठीक है। कंकाल से लग रहा है, कंकाल जैसा प्रतीत हो रहा है हमें, काकल, हा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? काकल वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैंने इसीलिए लास्ट में सोचा था कि लास्ट में इस चीजें डिस्कस करूंगा, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी। एक चीज तो मैंने आपसे बता ही दी थी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की मैंने शायद आपसे चर्चा की थी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। नासिक के व्यंजन की भी मैंने चर्चा आपसे की थी, ठीक है, पर मैं एक बार आपको उसे रूबरू कराए दे रहा हूं। च, छ, ज और झा, ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का तात्पर्य क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता क्या है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन का स्पष्ट मतलब ये है कि जैसे आपने बोला च, छ, ज और बोला क, च क, ठीक है, तो अपने उच्चारण स्थान को अधिक देर तक स्पर्श करने वाला स्पर्श संघर्षी हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श संघर्षी, ऑलरेडी ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। हमने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25 स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े, लेकिन वो अपने उच्चारण स्थान को अन्य की अपेक्षा ज्यादा देर तक स्पर्श कर रहे हैं, तो वो स्पर्श संघर्षी हो गए, ठीक है। इस संदर्भ में अगर आपको क्लियर हो रहा, स्पष्ट डिफिनेशन इसकी यही है, अपने उच्चारण स्थान को अन्य की अपेक्षा अधिक समय तक स्पर्श करना स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। तो च, छ, जा, झा, च, छ, ज, झ, मैंने आपसे कहा था कंठ ताल, जहां पे टा बोल रहे हैं वो मूर्धा, जहां पे आपने ता बोला और दांत आपका छू गया, ऊपर वाले दांत जहां पे आपकी जीभ जाके छू रही है, टंग छू रही है, जीवा छू रही है, वो आपका हो गया क्या? दंत हो गया, और ओंठ आपका ये ओंठ हो गए, ठीक है। तो चा, छा, जा और झा, ठीक, इनके उच्चारण में ये अपने उच्चारण स्थान को अधिक समय तक छूते हैं। इसके साथ साथ ये संघर्षी भी तो है। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इस संदर्भ में भी आप इसको समझ सकते हैं, यद्यपि उसकी डिफिनेशन वही है जो मैंने आपसे पहले बताया, ठीक है, लेकिन आप इस संदर्भ में भी इसे समझ सकते हैं। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ठीक है, इस संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो नासिक के व्यंजनों की बात भी हमने की थी, ठीक है, कि प्रत्येक वर्ग का 5वां नासिक के व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ग का
पांचवा नासिक व्यंजन होता है, पांचवा वर्ण जो होता है, अक्षर जो होता है, अक्षर हम ज्यादा कहें तो स्पष्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ण वो है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये अक्षर कहलाएंगे। तो जो पांचवा अक्षर होता है वो प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, जैसे अंगा, इया, अड़ा, अड़ा नहीं अड़ा, ना और मा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नासिक के हो जाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में अड़ा, ना, इया, 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 तो नाक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाक से भी ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो इसे क्या कह दिया जाता है, नासिक के व्यंजन कह दिया जाता है, यद्यपि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात आप अगर बात करें तो संघर्षी व्यंजन, ठीक है, कौन से व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, ठीक, तो संघर्षी व्यंजन की डिफिनेशन क्या है, संघर्षी व्यंजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो संघर्षी व्यंजन वो होते हैं, जैसे हमने कहा कि फ, 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 सा, तो जो फा है उसका उच्चारण तो हमने पढ़ा था कि ओष्ठ से होता है, ठीक है, कुछ बुकों में, कुछ किताबों में दंत ओष्ठ भी उसको मान के चलते हैं, लेकिन दंत ओष्ठ से मुख्य रूप से जिसका उच्चारण होता है वो होता है वाका। किसका होता है, वाका। दंत ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है वो होता है वाका। किसका उच्चारण होता है, वाका होता है, ठीक, दंतोष्ठ से। फा को भी कुछ बुकों में ऐसा मानते हैं कि दंतोष्ठ होता है, लेकिन ओष्ठ ही लेके चलना है। जैसे वा, तो संघर्षी व्यंजन का यहां पे मतलब ये है कि जो स्वयं के साथ साथ, स्वयं के उच्चारण स्थान के साथ साथ किसी अन्य उच्चारण स्थान को भी टच करते हैं, ठीक है, किसी अन्य उच्चारण स्थान का टच करते हैं। इसका मतलब कि इसमें वा तो जाएगा ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दंत और ओष्ठ को मिला के क्या होता है, वा बनता है। वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, तो इसमें निश्चित तौर पे संघर्षी में वा तो चला ही जाएगा, ठीक। अभी मैंने आपसे कहा फा, फा को भी दंत ओष्ठ से माना जाता है, तो इसमें फा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फा भी आ जाएगा। मतलब कि जिन अक्षरों का उच्चारण, ठीक है, जिन अक्षरों का उच्चारण स्वयं के उच्चारण स्थान के अलावा किसी अन्य उच्चारण स्थान को भी हल्का सा ही टच करे, पर टच करता है, तो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे फा, वा, सा, सलजम, 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 स, सल, स, सलजम, ठीक है, स और हा, ठीक है, और हा, तो इनको क्या कह दिया जाता है, संघर्षी व्यंजन कह दिया जाता है, ठीक है। क्या कह दिया जाता है, ह, ह। यद्यपि हा का उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन हो सकता है कि इससे नासिका की वजह से इसको इसमें स्थान दिया गया है, संघर्षी व्यंजन के रूप में दिया गया है। तो संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से हो जाएंगे, फा, वा, सा सलजम, सा समय और हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, ठीक। इसके पश्चात हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की या द्विगुण व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की। मैंने शायद आपसे चर्चा की थी, द्विगुण व्यंजन की अभी मैंने बात की थी। उसे उत्क्षिप्त क्यों बोला जाता है, उत्क्षिप्त, ठीक है। अब इसमें आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसमें वर्ण और अक्षरों की संख्या कितनी है, उत्क्षिप्त में वर्ण और अक्षरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये सब आपको करते रहना है, करते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, और आप इसी चीज से व्यक्ति सीखता है, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब क्या है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन बोलने का मतलब उनका सिर्फ यही तात्पर्य है कि ढा और डा से मिलके बने हैं, डा और ढा से मिलके ये इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण जब आप कहेंगे डा, ढा, डा, ढा, डा, ढा, कहिए
डा ढा, ठीक है, अड़ा, डा ढा, ठीक है, डा ढा कहेंगे। और इसे अगर आप उच्चारित कर रहे हैं ठीक, तो जैसे ही आप कहेंगे ढा ढा अड़ा, डा ढड़ा, डा ढड़ा, ठीक। तो आपकी जो जीभ है ऊपर जाके टकरा के वापस आएगी, ठीक है, लगभग मुड़ जाएगी, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए इन्हें कहा जाता है, ठीक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ जो है ऊपर जाके टकरा के वापस आ जाती है। ड अड़ा, ड ढ, ड ढ, ड ढ, ड ढ, ड ढ। तो इससे क्या होता है, इस कारण से इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जीभ में जाके टकरा के वापस आ जाता है, ठीक। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लुंठित व्यंजन की। किसकी? लुंठित व्यंजन, ठीक। व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया है और हो सकता है कल से हम या तो संधि चालू कर सकते हैं या तो फिर स्वर, आपके संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये वाला टॉपिक भी हम पकड़ सकते हैं। उसे भी मैं वो करूँगा, देखता हूँ। तो जैसा भी होगा तो कल की क्लासेस में वो देख लेंगे क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लुंठित व्यंजन की। किसकी बात कर रहे थे? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन का के रूप में रा को माना जाता है। किसको माना जाता है? रा को माना जाता है, ठीक। रा रा, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्यों कहा जाता है? किससे कर रहे हैं? रा से कर रहे हैं, ठीक है। जीभ लगातार आपकी, जैसे रोलर होता है, या हम आपको कह दें कि जो भूस्खलन होता है, ठीक है। तो भूस्खलन जो होता है तो ऊपर से जैसे, ठीक है, नीचे की ओर आते हैं अवसाद, तो उसी प्रकार जीभ भी लगातार मूवमेंट कर रही है, ठीक है। इस कारण इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या हो गया? रा आपके लुंठित व्यंजन हो गया। क्या हो गया? लुंठित व्यंजन हो गया, ठीक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं द्वित्व व्यंजन की, पार्श्विक व्यंजन की पहले बात कर लेते हैं। इसकी पार्श्विक व्यंजन की बात कर लेते हैं। पार्श्विक, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में, ठीक है, जीभ के अगल बगल, जीभ है, जीवा हमारी है, उसके अगल बगल से अगर सांस निकल रही है तो उसे क्या कह दिया जाएगा? पार्श्विक व्यंजन कह देंगे। जैसे ला 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 ला। तो आपके जीभ के अगल बगल से सांस निकल रही है, ना कि बीच से। जैसे रा रा सॉरी, जैसे आपने बोला रा रा, आपके एकदम बीचों बीच जीभ से हवा निकल रही है, सांस निकल रही है, लेकिन जब आप रा बोलेंगे तो अगल बगल से सांस निकलेगी और उसका अनुभव भी नहीं होगा, ठीक। ला 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 ला, तो ला क्या हो जाएगा आपका? पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। पार्श्व इसीलिए उसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक। ला 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 ला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने कहा, आपसे हमने चर्चा की द्वित्व व्यंजन की। किसकी? द्वित्व व्यंजन, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो अधिकांशतः पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे जब भी आप इसे देखना भी चाहें तो बीच से ही आप इतने भाग से कट करके और ये पूरी चीज़ें आप एक बार में देख के समझ सकते हैं। द्वित्व का मतलब क्या है? द्वित्व का मतलब क्या है? द्विज जैसे कहा जाता है, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज माना जाता है, ठीक है। कभी कभी पेपर्स में पूछता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि द्विज कौन है, इनमें से द्विज कौन नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज माना जाता है। ठीक है, द्विज। तो यहाँ पे द्वित्व का मतलब क्या है? जहां पे दो व्यंजन एक साथ आए, जैसे चक्कर, टक्कर, कक्कर और ठक्कर। ठीक है, तो क्या हो गया? ठक्कर, टक्कर, कक्कर, चक्कर। तो ये सारे जो हैं क क क क क क क क, तो ये आपके हो जाएंगे द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, तो हम लगभग सारी चीजें खत्म कर लिए हैं। वह मैंने आपको बता दिया, दंतोष्ठ होता है। एक चीज लास्ट में बची हुई है, वो बचा हुआ है आपका अर्धस्वर। क्या बचा हुआ है? अर्धस्वर। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपसे ये लास्ट में डिस्कस करना चाहता था, जिससे ये चीज आपको ध्यान रहे। अर्धस्वर। इसके पश्चात आज की क्लास हम खत्म करेंगे और कल हो सकता है या तो हम संधि पढ़ेंगे, और अगर संधि पढ़ेंगे तो गुण और वृद्ध संधि पर हम चर्चा करेंगे, और अगर संधि ना पढ़ के तो हम संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, उससे देखेंगे। ठीक, तो अर्धस्वर की अगर बात करें तो यह अर्धस्वर में हमने पढ़ा या और वाह। मैंने बताया आपको कि अर्धस्वर या और वाह होते हैं। जब आपको ऑप्शन मिले और अर्धस्वर बोले, तो जैसे मैंने कहा आई, गई, ठीक है, आई गई। अब इसे आप ये भी लिख सकते हैं, आई गई। ठीक, ये सारी चीजें आप इसे लिख सकते हैं। मतलब इस या को आप ई के रूप में भी लिख सकते हैं। इस या को आप ई के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हुआ, हुआ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आई और आई, गई और गई। और जैसे आप कह सकते हैं प्रति धन उत्तर। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रति उत्तर। ठीक, ये कर सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें यण संधि हो गई तो प्रति उत्तर हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं स्वच्छ सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया? वाह आ गया, आ के स्थान पे। यहाँ पे या आ गया ऊ के स्थान पे। ऐसे आप कह सकते हैं कौवा। क्या कर सकते हैं? कौवा। ठीक, और इस कौवा को आप ये भी लिख सकते हैं कौवा। ठीक है, ये आप आम बोलचाल में हमेशा प्रयोग करते हैं, लेखन में भी प्रयोग करते हैं। और इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये लिखूं कि ये लिखूं, गई कि ये लिखूं कि ये लिखूं। ठीक है, हुई में भी करते हैं लोग, हुई में भी करते हैं। ऐसे हुई लिखते हैं, या कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं हुई। ठीक, तो इसलिए इन्हें या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, और आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। निश्चित तौर पे आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय, धन्यवाद आपका।